गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? कैसे चल रहा है पढ़ाई आपका? दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द रिवीजन लेक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. डेप्रिसिएशन, यू रिमेंबर, covered by accounting standard 10. hope so you have started the revision of account subject. तो आज हम डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन के मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, उसकी कैलकुलेशंस को बारीकी से एक बार थरोली रिवाइज कर लेते हैं बच्चों. लेट्स बिगिन विद द डेप्रिसिएशन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. What is the meaning of the word depreciation? What do you mean by depreciation? Yes, what is depreciation? It's nothing but reduction in value of fixed asset due to wear and tear and passage of time. Plus, sometimes we also have the reduction in value on account of change in technology, change in customer preference, obsolescence we call it as. I hope you remember, correct? At the same time, depreciation का एक technical definition है. What is depreciation? Technical definition क्या है बच्चों? What is depreciation? So the technical definition of depreciation, it's nothing but dividing the cost of, writing off the cost of asset, depreciable value of asset over its useful life. It's like आपने एक मशीन लिया 5 लाख रुपए में, तो 5 लाख रुपए की मशीन की कॉस्ट को आप पहले साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखाएंगे. दोस्तों, रॉन्ग है. अगर वो 5 years में चलेगा मशीन, इट मींस द बेनिफिट फ्रॉम द मशीन वुड कम इन 5 years. द कॉस्ट ऑफ द मशीन शुड बी डिवाइडेड ओवर 5 years because the benefit is coming in 5 years. Matching concept. So depreciation, technically what we call it as writing off of cost of asset over its useful life. जितने साल asset चलेगा उतने साल में उसकी cost को हम divide कर देंगे. बहुत अच्छा दोस्तों. प्लीज आप मुझे WhatsApp ग्रुप में कंफर्म कर दीजिए. आर यू एबल टू हियर मी एंड एबल टू अंडरस्टैंड? एवरीथिंग इज ऑल राइट? तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों. Now we have discussed 8 methods of depreciation. Straight line method, which is also called as straight line method को और क्या बोलते हैं बच्चों? Fixed installment method. Second is your WDV method, production units method, machine hours method, depletion method, sum of years digit method, सिंकिंग फंड मेथड, एन्युटी मेथड. उसमें बेसिकली ये लास्ट 2 मेथड्स को अपने को फोकस नहीं करना है. पहले के पहले आपके जो 6 मेथड है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, हाउ इट वर्क्स. देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड का अपना एक सोच है. उस सोच को जरा समझने की हम कोशिश करते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल यू चार्ज सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड मानता है डेप्रिसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. फंक्शन ऑफ टाइम मतलब एवरी ईयर सेम नंबर ऑफ डेज, सेम टाइम, सेम डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड. So straight line method, depreciation is function of time, not use. Depreciation is always calculated on original cost of the asset. Okay, and उसका हम क्या करते हैं ना, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. आपको मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखाया है. हाउ डू यू कैलकुलेट परसेंटेज डेप्रिसिएशन? बहुत सिंपल है. आप क्या करो, पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालो. सर वो कैसे निकालेंगे? उसका मैं आपको फॉर्मूला देता हूं जो ऑलरेडी आपको देके रखा है. क्या है डेप्रिसिएशन पर एनम का फॉर्मूला? आपको याद है? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. दिस विल गिव यू द एनुअल डेप्रिसिएशन. और अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, बहुत आसान है दोस्तों. ये जो आपने डेप्रिसिएशन निकाला डिवाइडेड बाय कॉस्ट करो, इनटू 100 करो, आपको परसेंटेज डेप्रिसिएशन
मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको परसेंटेज डेप्रिसिएशन दिया होता है, डोंट हैव टू कैलकुलेट, लेकिन कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज डेप्रिसिएशन, शुड नो हाउ टू डू इट। दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद हमारा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलता है ईयर ऑन ईयर ऐसे असेट्स होते हैं जिसमें ईयर ऑन ईयर असेट की प्रोडक्टिविटी कम होती है, असेट की एफिशिएंसी कम होती है, असेट से आप कम इनकम कमाते हैं ईयर ऑन ईयर, तो डेप्रिसिएशन भी कम होना चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हाईली रिकॉग्नाइज्ड मेथड, ये क्या करता है? ये डेप्रिसिएशन किस पे निकालता है? जिस साल आप डेप्री निकाल रहे हैं उस साल जो आपकी वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस है, उस पे डेप्री निकालता है। खाली फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पे निकालता है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये उस साल की WDV पे डेप्रिसिएशन निकालता है। तो कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस साल की WDV इज मोर रिलेवेंट वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। इसीलिए दोस्तों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज अ हाईली रिकॉग्नाइज्ड मेथड एंड इवन दिस मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड मेथड अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बोलता है भाई WDV मेथड ही फॉलो करना, SLM मेथड फॉलो नहीं करना। ओनली SLM मेथड इज अलाउड अंडर इनकम टैक्स टू पावर जनरेटिंग यूनिट्स। जो पावर बनाने वाली कंपनीज हैं खाली उन्हीं को अलाउड है। ओके अच्छा, इसमें ना डेप्रिसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ यूज, क्योंकि ईयर ऑन ईयर असेट का यूज कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा, एफिशिएंसी कम होगा, इनकम कम होगा, तो डेप्रिसिएशन भी बच्चों कम होना चाहिए। ये हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के स्टेटमेंट्स हैं। प्लस एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्या होता है कुछ स्पेशल केसेस में हमारा ईयर ऑन ईयर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ता है, तो डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए। मतलब आपका डेप्रिसिएशन पहले साल में ज्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट पे लगेगा, रिपेयर्स कम होगा। सेकंड ईयर में रिपेयर्स थोड़ा बढ़ेगा तो डेप्री थोड़ा घटना चाहिए, टोटल सेम आना चाहिए दोनों का। तीसरे साल में रिपेयर्स कॉस्ट और बढ़ेगा क्योंकि असेट जैसे पुराना होता जाएगा उसको रिपेयरिंग का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो तीसरे साल में रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट और बढ़ेगा, करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन थोड़ा और कम होना चाहिए, सो दैट जब आप दोनों जोड़ेंगे तो टोटल इफेक्टिव डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज ऑफ दीज टू एलिमेंट्स शुड रिमेन यूनिफॉर्म। तो ये दोस्तों WDV मेथड का स्पेशलिटी है। WDV मेथड में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि WDV मेथड में कई बार बच्चे कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हैं। कहां पे मिस्टेक करते हैं आपको पता है? प्रॉफिट लॉस ऑन सेल कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, कई बार अनसोल्ड मशीन्स की डेप्री में मिस्टेक करते हैं, और दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है आपका जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ईयर ऑफ परचेज से स्टार्ट नहीं होता है। मशीन 2 साल पहले परचेज किया, प्रॉब्लम आज का है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है? आपको आज का WDV दिया होता है, उससे आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है अगर रिक्वायर्ड है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं WDV मेथड में कैलकुलेशंस में डबल केयरफुल रहना पड़ेगा। SLM मेथड में इतना दिक्कत कैलकुलेशंस में नहीं आता। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा WDV मेथड है, मोर रिकॉग्नाइज्ड देन स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, एक सिंपल समरी दोनों का बना दिया है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू जस्ट सी द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, इट्स लाइक एक स्ट्रेट लाइन मेथड में 100 का कॉस्ट है, उसमें 10 का डेप्री लगाया हमने। WDV में भी सेम डेप्री लगाएंगे, बट अब WDV आपका 90 सेकंड ईयर में आपका डेप्री 10 का 10 लगेगा, बट यहां पे 90 का 10% 9 रुपीज लगेगा। थर्ड ईयर में अगेन डेप्री विल रिमेन सेम इन स्ट्रेट लाइन मेथड 10 10 10, बट WDV मेथड में क्या होता है? उस साल की बैलेंस का 10%, 100 का 10% 10, 90 का 10% 9, 81 का 10% 8.1। This is the basic difference between straight line method and WDV method. Fine. What is the accounting treatment of depreciation? हम क्या एंट्रीज पास करते हैं दोस्तों? सबसे पहले जब आप असेट परचेस करते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं
फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर आपने कैश में परचेस किया, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अब आपने क्रेडिट में परचेस किया। वेरी गुड। फिर आप हर साल के एंड में डेप्री लगाएंगे। डेप्री हर साल लगाया जाता है। डेप्री लगाने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? एंट्री फॉर द डेप्रीसिएशन इज, डेप्रीसिएशन लॉस है, डेबिट करेंगे। और फिक्स असेट की वैल्यू गिरानी है तो फिक्स असेट को क्रेडिट करेंगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट। ओके। फिर दोस्तों ईयर एंड पे आप जो डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हैं उस डेप्रीसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा। उसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। आई होप वेरी क्लियर। बहुत अच्छा बच्चों, आगे बढ़ूंगा। आप जब भी असेट को बेचते हैं तो 3 एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहला असेट को ईयर ऑफ सेल का डेप्री चार्ज करना है। तो ईयर ऑफ सेल का डेप्री, अगर आपने ईयर ऑफ सेल में असेट को 4 महीना यूज किया तो 4 महीना डेप्रीसिएशन। अगर आपने ईयर ऑफ सेल असेट को 8 महीना यूज किया तो 8 महीने का डेप्री। जितना टाइम यूज किया उतने महीने का डेप्री लगेगा। उसके बाद आपको असेट को बेचने का एंट्री पास करना पड़ेगा। पैसा आएगा, असेट जाएगा। पैसा आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। तीसरा मुद्दा सी, हो सकता है आपने असेट को बेचने के टाइम प्रॉफिट किया या लॉस किया। प्रॉफिट लॉस हमें कंप्यूट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एंट्री क्या पास करना पड़ेगा? अगर प्रॉफिट है तो आपको क्या एंट्री करना पड़ेगा? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। अच्छा, और अगर आपका लॉस है तो क्या एंट्री पास करेंगे? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, लॉस को डेबिट करेंगे नॉमिनल टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। अच्छा, आप डेप्रीसिएशन के साथ साथ ये प्रॉफिट लॉस भी पीएनएल में ट्रांसफर करना भूल न जाना। ये भी ट्रांसफर करना पड़ेगा बच्चों। अगर जर्नल एंट्रीज पूछा है तो दिखाएंगे, नहीं तो कोई दिखाने का नीड नहीं। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोलते नहीं आपको कभी भी। तो ये दोस्तों हमारा सेल है। सेल के टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको सेल का प्रॉफिट लॉस कैसे कंप्यूट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑलवेज कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस like this. Try to understand. You take up the cost of the asset, depreciation till date of sale. जब तक आप उसको बेचते हैं उस डेट, जिस दिन आपने उसको बेचा उस डेट तक का आपको डेप्री कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे आपको क्या मिलेगा? WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन आपने बेचा उस दिन का WDV आपको मिल जाएगा। एम आई राइट? और इसको आप किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे। तो आपको यहां तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, WDV ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस ऑन सेल आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप जब भी प्रॉफिट लॉस ऑन सेल निकालते हैं तो ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। याद रखना, आपको डेप्री माइनस करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ सेल, बिकॉज व्हेन यू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस इट शुड बी द WDV ऑन डेट ऑफ सेल वर्सेस योर सेलिंग प्राइस टू गेट द प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। दोस्तों बहुत ध्यान करना इस बात में। यहां पे ये ऐसी जगह है, ऐसी पॉइंट है जहां पे आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक्स। बी वेरी केयरफुल। फाइन। तो ये था हमारा SLM मेथड, WDV मेथड और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। दोस्तों इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हमारा तीसरा मेथड प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड में ईयर ऑन ईयर डेप्रीसिएशन इक्वल होता है, WDV मेथड में ईयर ऑन ईयर डेप्रीसिएशन कम होते जाता है। बट हमारे अगले जो मेथड्स हैं, लेट बी प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मशीन आवर्स मेथड, डिप्लीशन मेथड, इसमें डेप्रीसिएशन ईयर ऑन ईयर फ्लक्चुएट होता है। ये मेथड्स क्या बोलते हैं? आप अगर किसी साल असेट ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा डेप्री, कम यूज करेंगे तो कम डेप्री। दोस्तों इन मेथड का स्पेशलिटी क्या है
ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। यहां पे हमारे जो असेट की लाइफ है नंबर ऑफ ईयर्स में हम नहीं कैलकुलेट करते, हम यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है। प्रिंटर की लाइफ, आप अगर प्रिंटर बनाने वाली कंपनी को पूछेंगे तो ईयर्स में नहीं, प्रिंटर बताते हैं भाई इतने प्रिंट आउट्स निकलेंगे, 5 लाख प्रिंट आउट निकलेंगे, उसके बाद ये बस हो गई। तो आउटपुट बेसिस पे आपकी लाइफ होती है। आप अगर बहुत ज्यादा प्रिंटर यूज करेंगे, 5 लाख प्रिंट आउट्स 2 साल में खत्म करेंगे, 2 साल में प्रिंटर आउटडेटेड। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रिंट आउट निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंटर विल रन फॉर 5 ईयर्स। तो ईयर्स नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर इंपॉर्टेंट। इसमें हम डेप्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं मॉड्यूल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको देता हूं। सबसे पहले आप उठाएंगे कॉस्ट ऑफ असेट। किसी भी साल का डेप्री निकालना है तो उसका पहले कॉस्ट ऑफ असेट उठा लेंगे, उसमें से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। ये दोस्तों आपको देगा डेप्रीशिएबल वैल्यू, टोटल डेप्रीसिएशन ओवर द लाइफ ऑफ द असेट इनटू क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर, जिस साल का आपको डेप्री निकालना है, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ असेट। वो पर्टिकुलर असेट पूरी लाइफ में टोटल कितना प्रोडक्शन करेगा, ये प्रो डाटा बेसिस है, प्रोपोर्शनेट बेसिस है। समझो एक असेट है जो पूरे साल में, पूरी जिंदगी में 1 लाख यूनिट्स बनाता है, करंट ईयर में हमने 20,000 यूनिट बनाए, मतलब हमने 20,000 आउट ऑफ 1 लाख यूनिट्स बना लिए, मतलब 20% असेट यूज हो गया, तो 20% डेप्रीसिएशन। अगले साल एक परसेंटेज भी जजमेंट बेसिस पे बता रहा हूं कनेक्ट करने के लिए, अगले साल आपने 15,000 यूनिट्स बनाए तो इट इज 15,000 आउट ऑफ 1 लाख, न्यूमरेटर में 15,000, नीचे 1 लाख, 15 आउट ऑफ 1 लाख प्रोपोर्शनेट डेप्रीसिएशन लगेगा, काइंड ऑफ 15% हो गया। फ्लक्चुएटिंग है, प्रोडक्शन बढ़ेगा डेप्री बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा डेप्री भी घटेगा बच्चों। होप सो वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड का बाई है, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड का हमारा बाई है मशीन आवर्स मेथड। बस ये भी काफी सिमिलर मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लाइफ को मशीन आवर्स के बेसिस पे एस्टिमेट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर मशीन पूरी लाइफ में कितने आवर्स चल पाएगी अच्छे से। तो दोस्तों सेम लॉजिक लगेगा, सेम टेक्निकल वे में कैलकुलेशन होगा। नंबर ऑफ ईयर्स की जगह पे मशीन आवर्स में लाइफ एस्टिमेट होती है। ये एस्टिमेट करना भी आसान काम नहीं है। नॉर्मली ये एस्टिमेट वो कंपनीज देती हैं जो कंपनीज ये मशीन्स बनाती हैं। फाइन, व्हाट इज द डेप्रीसिएशन फॉर्मूला? बहुत सिंपल है, सिमिलर फॉर्मूला दोस्तों जो अभी अभी आपने लिखा, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्कड इन दैट ईयर। उस साल कितने आवर्स काम किया, डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन आवर्स। पूरी जिंदगी में कितने आवर्स मशीन काम करेगा। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट। भाई पूरी जिंदगी में मशीन 1 लाख घंटे काम कर सकता है। करंट ईयर में वी वर्कड फॉर 5,000 आवर्स, इट मीन्स 5,000 आउट ऑफ 1 लाख, इट्स योर 5% काइंड ऑफ अ डेप्रीसिएशन। दोस्तों फ्लक्चुएटिंग है, ज्यादा आवर्स काम करेंगे डेप्री बढ़ेगा, कम काम करेंगे डेप्री घटेगा, फ्लक्चुएटिंग है। स्ट्रेट लाइन में सेम रहता है, WDV में कम होता है, बट ये मेथड्स में ना फ्लक्चुएट होता है। ये मेथड एक्चुअली बहुत ही बढ़िया मेथड्स है। ओनली थिंग इज यू नीड टू एस्टिमेट द थिंग्स प्रॉपरली। If you don't estimate the life properly in machine hours in production units, this method may fail. Understood? Very important to estimate the things very very carefully and properly. Okay बच्चों, प्लीज एक बार और कमेंट कर दीजिए कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है और हमारा जो डिस्कस करने का स्पीड है कंफर्टेबल है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स वेरी वेल। कमेंट करते रहिए बच्चों बीच बीच में, तो मुझे अच्छा लगेगा। आई विल अकॉर्डिंगली प्रोसीड फर्दर, नो वरीज एट ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ूंगा बच्चों में। I will now proceed with the depletion method. This method is basically used for
नेचुरल रिसोर्सेज वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें वापस नंबर ऑफ ईयर्स को नहीं यूज किया जाता, उसकी जगह पे हम एस्टिमेटेड क्या एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। भाई ये माइन में से पूरी जिंदगी में कितना कोल निकलेगा, कितना ऑयल निकलेगा, कितना गोल्ड निकलेगा, उसके बेसिस पे जैसे जैसे माइन में से कोल निकलेगा माइन की वैल्यू गिरेगी, डेप्रीशिएट होगी, डिप्लीट होगी डिप्लीशन मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड डिप्लीशन। डिप्लीट होना, कम होना, डेप्रीशिएट होना। बहुत अच्छा। इसकी फॉर्मूला दोस्तों बिल्कुल वापस सेम लगेगी, लाइक प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। फर्क क्या है, वहां पे मशीन यूनिट्स बनाती है, यहां पे हम यूनिट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइन में से निकालते हैं। बात समझा क्या? बस वो प्रोडक्शन की जगह एक्सट्रैक्शन वर्ड है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है बच्चों। और ये वाले असेट्स बहुत ही हाई वैल्यू असेट्स होते हैं, जो माइंस होती हैं उनकी वैल्यू गोस इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोर्स। सो द फॉर्मूला विल बी अगेन cost minus estimated scrap value, that is the depreciable value, into extraction quantity of that year। उस साल जिस साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उस साल हमने कितना कोल एक्सट्रैक्ट किया है, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्सट्रैक्शन लाइफ ऑफ एसेट। मतलब पूरी जिंदगी में जब तक ये माइन है तब तक टोटल कितना कोल निकलेगा। अगेन द सेम लॉजिक वुड अप्लाई। आपको लगता है भाई इस माइन में 1 लाख टन कोल निकलेगा, तो पूरा लाइफ 1 लाख टन हो गया, उसमें से करंट ईयर में आपने 2000 टन निकाला, मतलब 2000 आउट ऑफ 1 लाख, लगभग 2% डेप्रिसिएशन लगेगा। किसी साल आपने ज्यादा कोल एक्सट्रैक्ट किया तो ज्यादा वैल्यू गिरेगा, ज्यादा डेप्री लगेगा। इसका एक सिंपल टेक्निक मैंने आपको और दिया था, यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर यूनिट, पर मशीन आवर, पर टन एक्सट्रैक्शन, then you multiply with the actual quantity produced, machine hours worked, coal extracted. Accordingly your calculations will be very easy. तो दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के लिए, पर यूनिट, पर मशीन आवर, पर टन एक्सट्रैक्शन डेप्रीसिएशन निकालो, इनटू नंबर ऑफ टन्स एक्सट्रैक्टेड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला, जो साल का भी आपको डेप्री लगाना है वो साल का डेटा उठाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला से आप आंसर निकालो। ये इंस्टीट्यूट का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। दोस्तों सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड आपको पता है, ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड WDV मेथड का बाई है। इसमें भी WDV मेथड जैसा ना डेप्रीसिएशन ईयर ऑन ईयर कम होता है, लेकिन इसमें पैटर्न डिफरेंट है। उसमें जो आपका डेप्रीसिएशन जो कम होता है वो इक्वल अमाउंट से कम नहीं होता, इसमें इक्वल अमाउंट से कम होता है। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल टेक्निकल है। अच्छा, इसका डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला से तो हमने कभी निकाला नहीं, बट फॉर्मूला तो ध्यान में रखना पड़ेगा पेपर में लिखने के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको याद होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू multiplied by dash upon dash, yes, remaining in years including that year जिस साल का आप डेप्री निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट। ये फॉर्मूला से हम लोग बच्चों डेप्री निकालेंगे। इसको समझने के लिए एक मैं छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर इस फॉर्मूला में उसको सब्स्टिट्यूट करके देख भी लेंगे और डायरेक्ट लॉजिकल कैलकुलेशंस भी कर लेंगे। समझो हमारे असेट का कॉस्ट 1 लाख रुपया है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, लाइफ 5 साल है। तो इसमें हम डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? हम ऐसा लिखेंगे भाई ईयर 1 2 3 4 5। तो हम इसका रेशो कैसे निकालेंगे? उल्टा 5 4 3 2 1, ये डेप्रीसिएशन का रेशो है और इसका टोटल करेंगे 15। अच्छा, अब आप डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? आपका कॉस्ट है 1 लाख रुपया, माइनस करेंगे उसमें से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, दैट गिव्स यू डेप्रीशिएबल वैल्यू ऑफ 90,000। मतलब पूरी लाइफ में
असेट को 90,000 का डेप्री लगेगा। उस 90,000 के डेप्री को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे रादर आई वुड से 90,000 इंटू 5/15। प्लीज मुझे आंसर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 4/15, राइट? समझ रहा है? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू रिकलेक्ट द थिंग्स। अपना अपना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ सर, ये तो देखा हुआ है, एक बार वापस सुनने से एक अच्छा फीलिंग आता है, हाँ एक अच्छा रिफ्रेश हो जाता है ब्रेन। बहुत अच्छा दोस्तों, उम्मीद है आपके पास कैलकुलेटर है, आप मुझे बताएंगे सर ये 30,000 का डेप्री लगेगा फर्स्ट ईयर में, इसमें 24,000 का डेप्री लगेगा। देखो मैं ऐसे ही निकाल रहा हूं, 18,000 का डेप्री लगेगा, 12,000 का डेप्री लगेगा, 6,000 का डेप्री लगेगा। टोटल डेप्री आप कैलकुलेट करेंगे 90,000 का। तो ये दोस्तों आपका हो गया सब साल का डेप्रीसिएशन। जो आपके ईयर्स हैं उसके उल्टा रेसिप्रोकल ले लो और वो एक रेशो बन जाएगा। उस रेशो में पहले साल दूसरे साल देखो ईयर ऑन ईयर रेशो कम हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जैसा है ये। अगर आप बच्चों इसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं कोई भी एक ईयर का डेप्री निकालता हूं, चलो मैं सेकंड ईयर का डेप्री निकालता हूं, तो आपकी कॉस्ट है 1 लाख रुपया, तो मैं लिख रहा हूं डेप्रीसिएशन ऑफ सेकंड ईयर। हाँ, एग्जाम्पल जो नीचे दिया हुआ है उसका, एग्जाम्पल जो नीचे दिया है -10,000 का एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग ईयर्स। अब सेकंड ईयर में रिमेनिंग ईयर्स कितने हैं, सेकंड ईयर काउंट करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दोस्तों 4 साल बाकी हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट, जितने भी ईयर्स हैं उसके नंबर को ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट कम्स टू 15। दोस्तों आप कैलकुलेट करके देखेंगे, योर टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द सेकंड ईयर वुड कम एज 24,000। ये फॉर्मूला से आंसर आ गया। इस फॉर्मूला को हमने एक मैथमेटिकली आसान टेक्निक से सॉल्व करने का नीचे कोशिश किया है, प्रयास किया है। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑल वेल। तो एक और मेथड हमने बच्चों खत्म किया, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये मेथड्स हमारे यहां पे 6 के 6 खत्म हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद बात करेंगे कुछ और टेक्निकल बातों की, जैसे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या हम मेथड चेंज कर सकते हैं? यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है चेंज करो। अगर लॉ चेंज हुआ है तो मेथड चेंज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आई हैं तो चेंज करो, मतलब लॉ अपने को बोलता है मेथड बदलने को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बोलता है मेथड बदलने को, तो बदलना पड़ेगा। ये हो गया कंपलसरी चेंज। तीसरा क्या है, अगर हमें लगता है कि हमारा जो पुराना मेथड है वो एक्चुअली असेट पे सूटेबल नहीं, ठीक नहीं, न्यू मेथड शुड बी adopted which is actually a better method, so shifting is a better option, because the new management, there may be sometimes change in management, new management feels that new method is a better method, you go for new method. Understood? एक बात याद रखना बच्चों, जब भी आप मेथड चेंज करते हैं प्रोस्पेक्टिवली चेंज किया जाएगा। प्रोस्पेक्टिवली चेंज करने का मतलब है, अगर आपको असेट को यूज करके ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, वो 3 साल आपने एसएलएम मेथड यूज किया है, चौथे साल में आपने डिसाइड किया नहीं चलो अभी डब्ल्यूडीवी मेथड लगाएंगे, तो डब्ल्यूडीवी मेथड चौथे साल से इफेक्टिव होगा। पहले जो 3 साल एसएलएम था वो रहने दो, उसको आप हाथ मत लगाना, पास्ट को चेंज मत करना। इफेक्टिव फ्रॉम द डेट व्हेन यू डिसाइडेड, वहां से आगे आप डेप्रिसिएशन नया मेथड लगाएंगे। बात समझा कि नहीं? इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ चेंज की जगह आई वुड से इफेक्टिव फ्रॉम ईयर ऑफ चेंज। जिस साल आपने सोचा मेथड बदलना है उस साल से नया मेथड आएगा, ना कि पहले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस बात का आप गौर करना। इसकी वजह से आप जब एक असेट का मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदलता है और आप फ्यूचर में उस असेट को बेचते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। समझो आपका पहला 3 साल एसएलएम था, फिर आपने मेथड बदला, चौथा 5वां साल डब्ल्यूडीबी था, 5वें साल के एंड में असेट बेच दिया। अब दोस्तों जब ये असेट का प्रॉफिट लॉस ऑन सेल निकालेंगे, उसमें आप पहला 3 साल एसएलएम से डेप्री माइनस करेंगे, फिर 2 साल डब्ल्यूडीबी से करेंगे, जैसे आपने एक्चुअली चार्ज किया है। इस बात का बच्चों ध्यान देना। मेथड ऑफ मतलब
इंस्टीट्यूट आपको क्या करेगा, चेंज इन मेथड के साथ सेल दे देगा। तो आप ध्यान देना, सेल चेंज इन मेथड से पहले है कि बाद में है? पहले है तो कोई टेंशन नहीं, पुराने मेथड में ही एंट्री होगा, कैलकुलेशन होगा। लेकिन सेल चेंज ऑफ मेथड के बाद में है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, समझो अभी आपको एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, 5 साल असेट यूज किया तो 3 साल पुराना मेथड, 2 साल नया मेथड से डेप्री माइनस करके प्रॉफिट लॉस ऑन सेल निकालेंगे। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस बच्चों, ऑल वेल? प्लीज कंफर्म कीजिए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एवरीथिंग इज ऑल क्लियर? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, I will go with the new concept now. I hope students, all the students are present. You are getting the concepts. देखो ये मेरा जो आज का टारगेट है, एक ही टारगेट है, समराइज करना चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को खाली रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करना, कनेक्ट करना आपस में, दैट्स ऑल। गेटिंग इट? मैं इसमें प्रॉब्लम्स यहां पे रिवीजन लेक्चर के कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, कॉन्सेप्चुअल खाली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो कनेक्ट करने के लिए लगेंगे। जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों वो क्लास में सामने सामने करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन का रिकॉर्डिंग रहेगा, ये मैं बाद में आपको लास्ट 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले रिवीजन के लिए भी ये लेक्चर आपको दे दूंगा सुनने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट, बहुत ही बढ़िया टेक्निक, बहुत बढ़िया बात है वैल्यू ऑफ असेट चेंज करना। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट। देखो क्या होता है, जब हमने असेट खरीदा तो हमने एस्टिमेट किया इतने साल चलेगा, डेप्री लगाया। एक बात याद करना, डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है, एक जजमेंट है कि इतना डेप्री लगेगा, इतना वैल्यू गिरेगा। लेकिन 2-3 साल के बाद हमने क्या देखा, हमारी जो असेट की बुक वैल्यू है डेप्री लगाने के बाद और असेट की मार्केट वैल्यू है, दोनों ना काफी डिफरेंस है। तो हमें लग रहा था कि जो बुक्स में बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू दिख रही है वो प्रॉपर नहीं है, मार्केट वैल्यू काफी डिफरेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है, आप चाहें जब आपको लगता है आपके असेट को आप रीवैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। अगर आप किसी असेट को रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू करने के बाद, याद रखना, रीवैल्यू करने के बाद उस पे जो डेप्री लगेगा वो नई वैल्यू पे लगेगा, रिवाइज्ड वैल्यू पे लगेगा। अगेन डिपेंड्स ऑन द मेथड दैट यू आर फॉलोइंग। इफ इट इज एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, द कैलकुलेशंस वुड डिफर अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब दोस्तों मैं चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट के बारे में आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा। मैंने चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट का फ्लो चार्ट 2 बनाया है, उसके बाद मैं उसके 2 एग्जाम्पल ले लूंगा अच्छे से डिस्कस करने के लिए। आपको पता है, आप फटाफट आंसर दे सकते हैं तो आप देते भी जाइए बच्चों। अगर आप असेट को रिवैल्यू करते हैं, फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बोलते हैं। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किधर ट्रांसफर करते हैं? यस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किधर ट्रांसफर करते हैं? बहुत अच्छा, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या एंट्री पास करेंगे? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, जो भी असेट का नाम है, मशीन है, बिल्डिंग है, जो भी है, टू रिवैल्यूएशन और रिजर्व अकाउंट। बहुत अच्छा दोस्तों। और अगर आप फर्स्ट असेट को फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हैं और असेट की वैल्यू नीचे आ जाती है तो ये आपका दोस्तों ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एएस क्या बोलता है? आपने असेट को रिवैल्यू किया, असेट की वैल्यू गिरा दी, लॉस बुक करो, पीएनएल में ट्रांसफर करो। दोस्तों उसकी क्या एंट्री पास करेंगे? हमारा एएस बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? फिक्स्ड असेट अकाउंट। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, सिंपल अकाउंटिंग होगा। प्रॉफिट है तो रिजर्व में डालो, रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम में लॉस है तो पीएनएल में डालो। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला मुद्दा क्या होगा? सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन अगर आप करते हैं तो क्या होगा? उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। क्या 2 ऑप्शंस हैं? अगर आप सेकेंड टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यू करते हैं और पहले टाइम आपने अपवर्ड किया था, दूसरा ऑप्शन है
आप सेकंड टाइम अपवर्ड कर रहे हैं, पहले आपने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था, मतलब पहले वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन में पहले वैल्यू चढ़ाया था फिर गिरा दिया सेकंड टाइम, दूसरे में क्या है, पहले वैल्यू गिराया था दूसरी बार में चढ़ा दिया, तो अकाउंटिंग कैसे होगा दोस्तों। इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैंने ना तो एग्जाम्पल सेट करके रखे हैं, और उस एग्जाम्पल के बाद ये बॉक्सेस हम फिल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं बच्चों, आप भी जरा कैलकुलेशन करने का पूरा ट्राई करना बच्चों, लेट्स सी कौन कौन अच्छे से सॉल्व कर पाता है। हमारा पहला 1/4/2015 को 5 लाख का असेट लिया हमने, और उस पे डेप्री 10% WDV मेथड से लगाना है, और आपने 1/4/17 को असेट्स को रिवैल्यू किया 4/20 में, फिर 1/4/19 को फिर से रिवैल्यू किया 3 लाख में। जरा एक बार कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो 1/4/15 को आपने असेट को खरीदा था सर 5 लाख में खरीदा था, 2 साल तो चुपचाप असेट यूज करते रहेंगे सर, पहले साल का डेप्री 10% 50,000, तो आपका WDV आ गया 1/4/16 का सर 4.5 लाख रुपए का WDV। फिर से डेप्री चार्ज करेंगे 10%, फिर से डेप्री चार्ज करेंगे 10%, WDV मेथड है तो 4.5 लाख का 10% 45,000 होगा, तो नेट WDV आपका 4,05,000 होगा। दोस्तों आपने इस डेट को रीवैल्यूएशन किया 4,20,000। दोस्तों देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 15,000 का, ये आप प्रॉफिट किधर ट्रांसफर करेंगे सर, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन कंप्लीटेड। उम्मीद है कि खोपड़ी के अंदर जा रहा है, खोपड़ी के अंदर जा रहा है। यस सर। अगर आप अब इसके आगे इसको बढ़ाते हैं, अब दोस्तों 1/4/17 से कितनी वैल्यू आगे बढ़ेगी सर, रिवाइज्ड वैल्यू आगे बढ़ेगी, रिवाइज्ड वैल्यू आगे बढ़ेगी, ना कि पुरानी वैल्यू। हां दोस्तों, रिवाइज्ड वैल्यू से आगे बढ़ेंगे, अकाउंटिंग एंट्री पास करके वैल्यू को बढ़ा देंगे और उसी वैल्यू से आगे बढ़ेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अपना 10% 42,000। आगे बढ़ते चलो, आप मुझे कृपया वैल्यु बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा बच्चों। मैंने कैलकुलेटर नहीं लिया है, ये आपका 1/4/19 का WDV है। अच्छा 42 माइनस करो जरा फटाफट, अरे 42 माइनस करो जरा फटाफट बच्चे लोग। 40 ये आपका 40 कितना हो जाए, 3,78,000 का आपका वैल्यू आएगा, और उसमें फिर 37,800 का फर्दर डेप्री 10% लगेगा। अब मुझे आखिरी वैल्यू बताओ, ये आपका आएगा 200 रुपया, फटाफट बताओ ना। 770 और 34 3,40,200। थैंक यू वेरी मच सनी भाई। अच्छा अब अपनी रिवाइज्ड वैल्यू फिर से दी है आपको बच्चों, रिवाइज्ड वैल्यू बच्चों फिर से दी है, बोला फिर से रिवैल्यू करेंगे। अब हम इसको गिराएंगे बच्चों, और हमारा गिराने पे लॉस हुआ कितना, 40,200 रुपया। दोस्तों 40,200 का लॉस हुआ। पहले टाइम रिवैल्यू किया तो प्रॉफिट हुआ, रिजर्व में डाल दिया, दूसरी बार रिवैल्यू किया तो लॉस हो गया। अब इस लॉस का क्या करेंगे, आपको पता है दोस्तों, इसमें से हम पुराना कितना प्रॉफिट पड़ा है 15,000, उतना रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। किधर एडजस्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। अच्छा बाकी कितना बचा भाई, 15 गया, 25,200 का जो लॉस है वो P&L में डेबिट करेंगे बच्चों। दिस इज हाउ द अकाउंटिंग इज टू बी डन। तो हमारा क्या मुद्दा क्या बोलता है, एएस क्या बोलता है, भाई अगर आपने सेकंड टाइम रिवैल्यू किया, पहली बार में प्रॉफिट कमाया रिजर्व में डाल दिया, दूसरी बार में आपने रिवैल्यूएशन में लॉस किया, तो कुछ टेंशन की बात नहीं। जो लॉस है ना पहले वो प्रॉफिट में एडजस्ट करो, रिजर्व में एडजस्ट करो जो आपने बना के रखा है। अगर लॉस ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा लॉस P&L में डाल दो, क्या दिक्कत है, बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है ना। ओके तो हमारा ये पहला बॉक्स हम अभी फिल कर सकते हैं। पहला बॉक्स क्या है, सेकंड टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एडजस्ट लॉस
अगेंस्ट revaluation reserve, then balance loss is transferred to profit and loss account. बहुत बढ़िया. I hope very clear to everyone. All are able to understand? Yes sir. Thank you. टाटा. अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों. अगर आप सेकंड टाइम रिवैल्यू करते हैं इसको और सेकंड टाइम अपवर्ड होता है और पहले आपने उसको डाउनवर्ड किया है, और अब आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तो अपवर्ड कर रहे हैं, तो कैसे अकाउंटिंग होगा जरा एक कैलकुलेशन के साथ देख लेते हैं, फिर ऊपर के बॉक्स में उसको फिल कर देंगे. जरा एक बार देख लेते हैं बच्चों. देखो अच्छा, आप वही कैलकुलेशंस करेंगे बच्चों. 1/4/15 का 5 लाख का असेट का कॉस्ट है बच्चों, माइनस डेप्री लगाएंगे 10%, 50,000, 4.5 लाख का WDV है, फिर से डेप्री माइनस करेंगे 10%. सर ये तो वही एग्जाम्पल है. हाँ बच्चों, खाली मैंने फिगर्स को थोड़ा बदल दिया है प्रॉब्लम को रिवर्स बनाने के लिए. अच्छा, अभी आपका रिवैल्यूएशन अमाउंट, रिवाइज्ड अमाउंट कितना दिया है? फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कितने में किया भाई? 3.5 लाख में किया. क्या बात है, वैल्यू को गिरा दिया बच्चों, वैल्यू को गिरा दिया. तो 3.5 लाख और 4,05,000 हमारा 55,000 का लॉस है. और ये लॉस आपका पहला जो लॉस है ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट मार देंगे दोस्तों. किधर डेबिट मार देंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट. अच्छा, इसके आगे आप कैसे बढ़ाएंगे? अब जब 1/4/17 से जब आप आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक मिनट. हाँ, 1/4/17 से जब बच्चों आगे बढ़ेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू के साथ आगे बढ़ेंगे, 3.5 लाख रुपए से आगे बढ़ेंगे, फिर आप डेप्री माइनस करेंगे 10%, 35,000. कृपया कैलकुलेशंस का आंसर देने का थोड़ा कष्ट करेंगे. 3,15,000. फिर से आप डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे दोस्तों 31,500 रुपीज, और ये माइनस करने के बाद आपका दोस्तों WDV 1/4/19 को आ जाएगा. फटाफट मुझे बताओ, 3/15 में से 31,500 काट देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? क्विक टाइपिंग, क्विक एंड क्विक टाइपिंग शुड बी देयर. 283,500. धन्यवाद. थैंक यू सनी. सनी इज वेरी एक्टिव टुडे. अच्छा, अपना फिर से रिवाइज किया और अभी नया रिवाइज्ड वैल्यू कितना बोला है उसने? बोला 4 लाख रुपए. 4 लाख रुपए. हाँ, एक काम करते हैं, मैं नया रिवाइज्ड वैल्यू को ना 4.5 लाख लेता हूं. प्रॉब्लम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा. मैं इसको 4.5 लाख रुपया लेता हूं दोस्तों. इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर अस. 4.5 लाख रुपया दोस्तों. अब यहां पे आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और आपका प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन बताओ कितना है? 283,500 से 4.5 तक वैल्यू को ऊपर लेके जाना है. इट कम्स टू हाउ मच? प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन. इंक्रीज इन वैल्यू कितना है? नहीं, फिर 3 लाख, 4 लाख ठीक है, 4 लाख ठीक है. सॉरी, आई थॉट वो वैल्यू का डिफरेंस आएगा. 4 लाख रुपया ले लेता हूं, जैसे है वैसे ही लेता हूं. 4 ले लो भाई, 4 ले लो. मैंने बरोबर बनाया था वही प्रॉब्लम, आज ही बैठ के बनाया. हाँ, कितना आता है? 50 कम कर दूं, करेक्ट ना? 1,16,500. राइट. हाँ, अब इस 1,16,500 का क्या करेंगे? तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन आपने एक बार रिवैल्यू करके लॉस भी बुक किया है. किधर गया है सर? वो पीएनएल में डेबिट किया है. कितना सर? 55,000 का लॉस आपने पीएनएल में डेबिट किया है. तो दोस्तों इस प्रॉफिट में से 55,000 का प्रॉफिट आप पीएनएल में क्रेडिट करना, वो रिवर्सल ऑफ लॉस हो जाएगा बच्चों. और उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है, उसके ऊपर बाकी कितना प्रॉफिट बचा? फटाफट बताओ. 1,16,500 में से 55,000 का प्रॉफिट काट दो, बाकी कितना प्रॉफिट बचा बच्चों? फास्ट क्विक बताओ.
61,500 का जो बाकी प्रॉफिट है दोस्तों, ये आप रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे। दैट्स ऑल अबाउट दोस्तों। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आपको पता है। सी व्हेनेवर you book the loss, you debit P&L or debit whatever revaluation reserve. Whenever you have a profit, you credit revaluation reserve or credit to P&L as the case may be, as the case may be. अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मतलब फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांसफर प्रॉफिट टू P&L क्रेडिट साइड टू द एक्सटेंट लॉस बुक्ड अर्लियर। जितना आपने पहले लॉस बुक किया था उतना प्रॉफिट तो P&L में जाएगा। अच्छा, तो बाकी जो प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। जो बाकी प्रॉफिट है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जितना लॉस था उतना वो लॉस P&L में गया था, तो उतना प्रॉफिट भी P&L में क्रेडिट होगा लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आप रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे बच्चों। दोस्तों, ये आपका रीवैल्यूएशन का सब कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिया। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हैं, प्रॉब्लम्स के साथ आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग एंट्री इज टू सिंपल। प्रॉफिट है तो क्रेडिट करना है रिजर्व में, और लॉस है तो डेबिट करना है रिजर्व में या P&L में, आपको अकॉर्डिंगली करना है दोस्तों। इसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट किया था, मैं वो कॉन्सेप्ट जरा यहां पे ऐड करना चाहूंगा। लेट मी ऐड दैट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? चेंज इन लाइफ ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। क्या सिखाना है अभी मुझे? चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ अगर बदल देते हैं तो व्हाट इज द इफेक्ट? एक मिनट। हाँ, क्या हम एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ बदल सकते हैं? यस सर, असेट की एस्टिमेटेड लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि हमने ओरिजिनल एस्टिमेट किया था, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हमें लगता है कि नहीं यार, असेट की जो टोटल लाइफ है, जो रिमेनिंग लाइफ है, ओरिजिनल एस्टिमेट से डिफरेंट होने वाली है। एएस आपको अलाउ करता है, एएस आपको अलाउ करता है, क्योंकि देखो आपने एस्टिमेट किया था, जो भी आप चीज एस्टिमेट करते हैं उसमें बदलने का तो ऑल पॉसिबिलिटीज होता ही होता है। तो आपको उसको चेंज के टाइम पे जब आपको लगता है बदल गया है तो आपको चेंज करने को अलाउड करेंगे। वैल्यू भी चेंज करने को अलाउ करते हैं, लाइफ भी चेंज करने को अलाउ करते हैं। तो सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या होगा, आपने जिस दिन उसकी एस्टिमेटेड लाइफ बदली तो आपको बाकी डेप्रिसिएशन रिमेनिंग जो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड लाइफ है उसके हिसाब से राइट ऑफ करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस चीज को मैं बता के अपने चैप्टर को कंक्लूड करूंगा बच्चों। समझो हमने एक असेट खरीदा है, जो असेट हमने कॉस्ट लिखा था 5 लाख रुपए में खरीदा है, और असेट की हमारी ओरिजिनल लाइफ जो है 5 साल है, ठीक है। तो हमारा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख लगा जाएगा। लेकिन 3 साल खत्म होने के बाद, 3 साल खत्म होने के बाद हमने एक्सपर्ट को बुला के बोला, भाई देख तो असेट कैसा है। बोला यार असेट तो बहुत बढ़िया है, अगले 2 साल क्या बात कर रहे हैं, ये असेट आपके 2 नहीं, ये असेट आपके अगले 2 नहीं और 3 साल चलेगा, और चलो 4 साल चलेगा। हमारे एक्सपर्ट ने बोला तुम असेट को बिंदास 4 साल यूज करो, तुम्हारा असेट और 4 साल चलेगा, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं बच्चों। हाँ, 1 2 3 4। अब एक बात आप ध्यान देंगे, अब आप एक बात का ध्यान करेंगे, असेट का कॉस्ट 5 लाख है, 3 साल खत्म हो चुके हैं, 3 लाख तो डेप्री लगा चुके हैं। तो असेट का आपका जिस दिन आप लाइफ को रिवाइज कर रहे हैं उस दिन आपकी WDV बची बाकी 2 लाख रुपया, ठीक है ना। अब आपको ये जो 2 लाख का डेप्रीसिएशन है वो रिमेनिंग रिवाइज्ड लाइफ में राइट ऑफ करना है, और रिमेनिंग रिवाइज्ड लाइफ आपकी है बच्चों
4 साल, और 2 लाख को आप 4 साल में जब डिवाइड करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन 50,000 मतलब 0.5 lakhs 0.5 lakhs 0.5 lakhs चारों साल में डिवाइड की जाएगी। तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये आपने चार्ज किया, जो पास्ट को चेंज कभी नहीं करना है। जिस दिन आप चेंज करते हैं उस दिन से आगे की वैल्यूज बदली जाएंगी। अब आप लाइफ बढ़ाते हैं तो डेप्रिसिएशन वो एक्सटेंडेड लाइफ पे लेके जाएंगे, लाइफ घटाते हैं तो वो रिवाइज्ड रिमेनिंग जो भी कम लाइफ है उस पे राइट ऑफ करेंगे। एक बात हमने कैलकुलेशन वाइज प्रूव किया था, जब हमारी एस्टिमेटेड लाइफ बढ़ती है तो उसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन घटती है। अगर एस्टिमेटेड लाइफ आगे कम होती है तो एनुअल डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। ये दोस्तों हमने कैलकुलेशंस किया था। और दोस्तों याद रखना, अगर आप अकाउंटिंग आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदलते हैं तो इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इट इज, आई रिपीट, अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। दोस्तों मुझे आप ये बात बताओ, क्या हमारा आज का डिस्कशन यूजफुल लग रहा है आपको? इज इट गेटिंग यूजफुल टू यू? प्लीज कमेंट। अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करेंगे, नहीं लग रहा है तो आप भले कमेंट मत करो। You can write down it is not useful. You feel so that it is adding some values, it is revising your benefit concepts and giving you lot of benefits. I will take up almost every topic with this kind of conceptual revision. देखो मैं यहाँ पे conceptual revision कर रहा हूँ, problem solving नहीं कर रहा हूँ। Conceptual revision is very very important. Problem solving हम साथ में क्लास में करेंगे। हम बोर्ड पे हर टॉपिक के या डिफिकल्ट टॉपिक्स के एटलीस्ट कुछ अच्छे सम्स क्लास में सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हम आपके साथ फिर से मिलेंगे, फिर जल्दी मिलेंगे। मुझे प्लीज अगला कौन सा टॉपिक मैं रिवाइज करूं आप बताना, और मुझे कुछ आपको इन्वेंट्रीज का फर्दर प्रैक्टिस कराना है, पार्टनरशिप में डेथ का भी प्रैक्टिस कराना है। तो बी रेडी, गेट रेडी। अगला वीक, पूरा वीक, दिवाली को 3 दिन छोड़ के मैं आपको आगे पीछे क्लास में 2-2 घंटे बुलाते रहूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों यहां पे मैं आपसे छुट्टी लेता हूं, विदा लेता हूं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी वेरी मच।